ईवीएम ईवीएम भारत में वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। आज मैं आपको ईवीएम की पूरी कहानी बताऊंगा, कौन लोग ईवीएम लेकर आए, किन लोगों ने लागू किया, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में कहा है कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा जानकार, सोचिए सिलिकॉन वैली, अमेरिका में गूगल के खोज होती है, एक्स की खोज होती है, व्हाट्सएप होता है, तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका में खोजी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कंप्यूटर के जुड़े कुछ बड़े जानकार से बात किया है। उसने कहा है कि ईवीएम ठीक नहीं है। साथ ही एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम सही नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ बैलेट पेपर भरोसा है। सवाल है कि ईवीएम को लेकर किन किन लोगों से ट्रंप ने बात की है और क्या वो कौन लोग हैं, ये भी बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि ईवीएम से कैसे बहुजनों की हकमारी हो रही है और कैसे बहुजन दल जो हैं वो सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात अगर ईवीएम की करें तो 1982 में, सोचिए 1982 में पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदल दिया गया पार्लियामेंट में और उसके बाद ईवीएम को लॉन्च किया गया। सोचिए 82 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 412 सीटों पर वो सवार थे, उनकी माताजी की हत्या हुई थी और वो इमोशनल वोट के नाम पर 400 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती थी और वो प्रधानमंत्री थे। उसी दौर में रामायण और महाभारत सीरियल बनवाए गए जो घर घर पहुंचाया गया। ये भी एक उपलब्धि है जो बता रहा हूँ। उसके बाद पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव कर दिया गया। उससे पहले भी एक बार कोशिश हुई थी, केरल में चुनाव हुआ था, लेकिन कोर्ट चला गया था मामला और उस पर रोक लग गया था। उसके बाद राजीव गांधी ने इसको पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव करा दिया। उसके बाद 1988 आते आते लगभग इसको लागू करने की सहमति बनती चली गई और देखिए किस तरह से 1982 से जो खेल शुरू हुआ था, 1988 में राजीव गांधी ने पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, सबसे पहले 1982 में केरल में चुनाव हुआ था ईवीएम से। उसके बाद 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संसद से पारित कर दिया क्योंकि उनके पास 412 सांसद थे। उसके बाद 1989 में लगभग ईवीएम जो है वो तय हो गया था कि ईवीएम से चुनाव होगा और 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव ने भी कुछ जगह चुनाव करवाए और उसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। साइनिंग इंडिया का नारा था और उस समय पूरे देश में ईवीएम आप पर थोप दिया गया। वाजपेयी चुनाव हार गए, मनमोहन सिंह सत्ता में आ गए और 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता में रहे। इस दौरान बीजेपी, आडवाणी और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी, जीएल नरसिम्हा जैसे लोगों ने किताबें लिखी और ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया और अब तो पूरा देश ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। तो ये था ईवीएम का बढ़ता जाल। अब इसको ऐसे भी समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए इस देश में वर्ण कुव्यवस्था लागू थी। मेरा एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, जो मैं आज ट्रेन से आ रहा था पटना से दिल्ली। एक जनरल कैटेगरी की एमबीबीएस की छात्र, एमडी कर रही छात्रा थी, वो सीधे अटैक करने लगी रिजर्वेशन पर। मैंने उन्हें कहा कि आप, और वो कह रही थी कि हमारा पूरा कम्युनिटी बिजनेसमैन है। हमने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वर्ण कुव्यवस्था जब लागू था तो ब्राह्मण पढ़ेंगे, क्षत्रिय राज करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र और अछूत सेवा करेंगे। तो जिन शूद्रों और अछूतों को रिजर्वेशन मिला है उनको 75 साल पहले बिल्कुल अधिकार नहीं था और अब संविधान लागू हुए सिर्फ 75 साल हुए, जबकि वर्ण कुव्यवस्था 1000 साल तक चला। मुगलों के दौर से लेकर और अंग्रेजों के दौर तक वर्ण कुव्यवस्था पूरी तरह से लागू हुआ। जब बुद्धमय भारत खत्म हो गया था, जब बुद्धमय भारत था तब वर्ण कुव्यवस्था नहीं थी। तो आप सोचिए कि 1000 साल जिनको बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, राजकाज से दूर रखा गया, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन तो लेने दीजिए। अब सोचिए मैंने सोचा कि उसको कहने का तरीका बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि अच्छे से इस बात को रखा जाए। बाद में वो सहमत भी हुई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वही ढाक के 3 पात। यही चीज़ हुआ था
जब देश आज़ाद हो रहा था 1950 में, तब इसी तरह से वोट डालने को लेकर भी तमाम तिकरमबाजी हुई। पढ़ा लिखा वोट डालेगा, कई लोग तो कह रहे थे तेली तंबोली क्या करेंगे, तेली तंबोली कुर्मी कुनबी ये सब संसद जाके क्या करेंगे। कई लोग कह रहे थे जो टैक्स देते हैं उन्हीं को वोट डालने दीजिए, तब टैक्स तो शुद्ध और छूत दे नहीं रहे थे क्योंकि वो तो कमाने ही नहीं दिया जा रहा था। वो तो अंग्रेज आने के बाद थोड़े थोड़े लाइन खींचने लगी थी, कुछ सुधार की वो ड्रामा कर रहे थे। सुधार का ड्रामा ही था अंग्रेजों का, बहुत सुधार नहीं था। मुगलों के दौर से लेकर अंग्रेजों के दौर तक ड्रामा ही चला। उसके बाद सोचिए, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उससे पहले फूले साहब लड़ रहे थे, फिर बाबा साहब अम्बेडकर थे। मुगलिया सल्तनत में मुगलों के दौर में ज्योतिबा कबीर लड़ रहे थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे सुधारवादी सुधार करने के लिए, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ और वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ। बाद में देश आज़ाद हुआ और सोचिए उस समय शूद्रों और छूतों को वोट देने के बहुत लोग पक्ष में नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, अरे सरदार पटेल जैसे लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, बहुत सारे लिबरल लोग भी थे, जयपाल मुंडा थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग अड़े और नतीजा ये हुआ कि सबको बराबर का वोट का अधिकार मिला। जब वोट का अधिकार मिला, आज भी कई लोग हरियाणा में गाना गाते हैं कि बने फिरे सरपंच एमएलए जो मांगे सीट बरोला में। बाबा साहब ने संविधान में अति पिछड़े जातियों के लिए प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि इनकी गिनती की जाए। उस समय जाति कुव्यवस्था से त्रस्त थे लोग, वो अपने आप को छुपाते थे, लोग अपनी जाति बचाने से डरते थे। तो सोचिए इस तरह से चीज़ें चलती रहीं, लेकिन बाबा साहब अंततोगत्वा सफल हुए और वोट का सबको बराबर का अधिकार मिला। लेकिन तब क्या हुआ, बूथ लूट होती थी, अपने दरवाजे पर बूथ बनवाया जाता था। SC ST को रिजर्वेशन मिल गया था MLA MP में, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं, MLA और MP में। तब लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। OBC का जो आज OBC है, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिसमें लगभग 4000 जातियाँ हैं, किसान जातियाँ, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये लोग राजनीति में बिल्कुल नहीं थे। मैं जब बात SC ST OBC की करता हूँ तो आप चाहे वो सिख समाज के हों, हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, ईसाई समाज के हो, किसी धर्म से हो, वो बिल्कुल सत्ता के आसपास भी नहीं थे। सिर्फ वही लोग जो वर्ण कुव्यवस्था में आगे थे वही संसद पहुंच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे 90 के दशक में, 80 के दशक में जब आंदोलन तेज हुआ, जगदेव बाबू की शहादत हुई, सुनीलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, करुणानिधि जैसे नेता आगे आ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग नई लकीरें खींच रहे थे, तब जाकर SC ST OBC का आंदोलन तेज हो रहा था और लोग एकजुट हो रहे थे। और बाबा साहब ने जो किसानों के लिए, जो शूद्रों के लिए जो व्यवस्था की थी, जो उनको OBC का नाम दिया था, जिसमें हजारों जातियाँ थीं, वो जब वोट डालने लगे, जब वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, उसी के बाद EVM लाया गया। और अब EVM का खेल आपके सामने है। भारत के चुनाव आयोग के अलावा दुनिया का कोई भी देश EVM के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। सोचिए इंग्लैंड, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, चीन में तो खैर वोटिंग ही नहीं होती, उनका एक अलग व्यवस्था है, लेकिन वो भी कोई दुनिया के देश में EVM से वोटिंग नहीं होती है। साउथ कोरिया में वोटिंग नहीं होती है। आप सोचिए कि इजराइल में वोटिंग नहीं होती है EVM से, जर्मनी में तो असंवैधानिक है। तो दुनिया के तमाम टेक्नोलॉजी वाले देशों में EVM से वोटिंग नहीं होती, और जब से EVM से वोटिंग हुई है तब से तमाम बहुजन दल पत्ता साफ होने लगा, लोगों को भरोसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया, वहाँ वीवीपैट का मामला आता है। सोचिए जिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों पर तुरंत जो संसद बिल बनाती है, जो संसद कानून बनाती है, रिजर्वेशन का हो, मंडल कमीशन का हो, वहाँ क्रीमी लेयर लग जाता है। अभी बिहार विधानसभा में कानून बना, रिजर्व, उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया गया, लेकिन EVM पर कभी कोई ठोस नतीजा नहीं आया। तो खैर अब ये स्थिति रही। अब जाकर सोचिए, अभी आज के डेट में दक्षिणपंथी लोग कब्जा है, इटली, अमेरिका, इन सब पर दक्षिण पंथ का कब्जा है, लेकिन ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि वो EVM के पक्ष में नहीं है, EVM से बिल्कुल फ्रॉड होता है। अब सवाल है कि एलन मस्क ने पहले भी कह रखा है। अब सोचिए ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर के कई जानकार लोगों से बात की। अब सवाल है कि अमेरिका में कंप्यूटर वाले बड़े लोग कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्या नडेला हैं, जो भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई हैं, गूगल के हेड हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। इसका मतलब कंप्यूटर के तो बड़े लोग यही हैं, इन्हीं से उन्होंने जानकारी ली होगी।
तो आप समझिए कि लोकतंत्र को समय समय पर किस तरह से जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो उसको हाईजैक करते रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार में वो ताकत है, बाबा साहब के संविधान में वो ताकत है कि देर सवेर ही सही एक न एक समय आएगा जब इस देश के 90% लोगों को उनका अधिकार मिलेगा और वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनेंगे। और मान्यवर साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। सोचिए, आज भी एससी एसटी ओबीसी मिलाकर, किसान अल्पसंख्यक मिलाकर 50% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि 90% आबादी है इनकी। और जो 10% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिनका मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ज़मीन, तमाम संसाधनों 90% संसाधनों पर कब्जा है, वो संसद और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में भी अभी भी 60% उन्हीं की भागीदारी है अभी, जबकि 60 साल तक, कांग्रेस के 60 साल तक उनकी भागीदारी 90% थी। बीजेपी के आते आते 40% और बढ़ी है, कम हुई है, मतलब 60% उनकी भागीदारी है। अगर एससी एसटी ओबीसी तमाम बहुजन दल इंटेलेक्चुअल बोलते पढ़ते लिखते रहेंगे तो धीरे धीरे ही तमाम एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी और बढ़ेगी। लेकिन सोचिए, आज भी राज्यसभा और विधान परिषद में इनकी भागीदारी नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के 90% लोगों को पिछले 1000 साल में जो सबसे ज़्यादा कुछ बेहतर हुआ है वो लोकतंत्र में हुआ है, डेमोक्रेसी में हुआ है, संविधान के दम पर हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत होगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, हर जगह एससी एसटी ओबीसी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन आज न कल बढ़ेगा। बस ज़रूरत है कि आप लोगों को संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।